अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, मईशत बहाली मिशन ज़ोरों शोर से जारी है। SIFC के तहत जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उनके मईशत पर अच्छे असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं। स्मगलिंग के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फ़ैसला किया गया है। फिर स्मगलर्स और मनी एक्सचेंज कंपनीज़ के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन हमने देखे उसके नतीजे में रुपया डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम होता नज़र आ रहा है। फिर बिजली चोरों के ख़िलाफ़ एक्शन लिए गए हैं। बैरूनी सरमायाकारी लाने का जो आर्मी चीफ की जानिब से किया गया था और उसके तहत भी इक़दामात का आगाज़ हो गया है। ज़म में अहम स्ट्रेटजी नज़र आई। बैरून मुल्क तैनात पाकिस्तानी सफ़ीरों को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल पर ब्रीफिंग दी गई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा मुमताज़ ज़ारा बलोच की जानिब से कहा गया कि सफ़ीरों को हिदायत की गई है कि वो अपने मेज़बान ममालिक को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाने के लिए ब्रीफ करें और उनकी हौसला अफजाई करें। फिर SIFC ने एक नई वीज़ा पॉलिसी भी मुतारिफ़ कराई है जिसका मकसद खलीज ताउन काउंसिल और दीगर ममालिक की जानिब से सरमायाकारी को अट्रैक्ट करना है। इस हवाले से बात कर लेते हैं कि जिस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं क्या ये मुस्बत अंदाज में ज़ाहिर होना शुरू होंगे, अहम संगे मील साबित होंगे पाकिस्तान की मईशत के लिए। इस बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज़ियाकार राव खालिद साहब ने। आसमा वदूद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि MD ताहिर जलाल साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। राव खालिद साहब, सही समत में जा रहे हैं हम? देखिए, सम दुरुस्त करने की ज़रूरत तो बहुत अरसे से महसूस की जा रही है, बल्कि जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से ही थोड़ा सा सीधे होते हैं, फिर टेढ़े हो जाते हैं, फिर थोड़े से ट्रैक पे चढ़ते हैं, फिर उतर जाते हैं। उसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों इवेंट्स ऐसे थे जो हमें जिन्होंने ट्रैक भी किया और समटाइम्स ट्रैक पे लाने में भी मदद की। तो इस सूरत हाल में जो है ये SIFC का जो क़याम है बुनियादी तौर पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जिस किस्म का माहौल है, हमारा सिस्टम जिस तरह से काम करता है, जिस तरह से आपके बिज़नेस के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का जो एक बड़ा कॉन्सेप्ट दुनिया भर में है और हमारे यहाँ भी उसके लॉज भी बन चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो सिस्टम के अंदर रुकावटें, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं और दूसरी जो हर्डल्स हैं वो बहुत तंग करती हैं, जो भी इन्वेस्टर लोकल हो या बाहर से हो। तो उसको उन हर्डल्स को दूर करने के लिए, वन विंडो ऑपरेशन करने के लिए यकीनन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। और इसमें जो पर्टिकुलरली जिन सेक्टर्स का टारगेट किया जा रहा है उसमें IT है, एनर्जी है, माइनिंग है और फिर एग्रीकल्चर सबसे बढ़ के जो हमारा हम एक ज़रूरी मुल्क होने के नाते बैकबोन है हमारी। और इसमें आगे हमें यकीनन चैलेंजेस भी होंगे इन शोबों में, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर में, कि हम क्योंकि हमें जो प्रॉब्लम रहा है वो हम वैराइटीज़ नहीं डेवलप कर सके, हम ऐसी फसलें नहीं तैयार कर सके जिनकी यील्ड ज़्यादा हो, गंदम हो, कपास हो, चावल हो। भारत ने चावल की किस्म तैयार की है जो बहुत कम पानी से यानी हो जाती है और उसका सीड उस तरह से जिस तरह हमारे यहाँ लगाते हैं उसका सैपलिंग लगाते हैं एक तरह से, उस तरह का सिस्टम भी नहीं है, सीड्स उन्होंने डेवलप कर लिए। तो ये चीज़ें उसमें एक तो होगी, यील्ड का ऑब्वियसली होगा। फिर आप जो अपने लोकल जो प्रोड्यूस है उसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। अगर आप कॉटन की से प्रोडक्शन आप इतनी करते हैं कि आपकी जो ज़रूरियात हैं ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट रिलेटेड ये कह लें कि एक है फसल, तो आपकी एक्सपोर्ट के लिए लोकल अगर आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है तो यकीनन आपकी कॉस्ट में कमी होती है, आप कम्पिटिटिवनेस जो इंटरनेशनल है वो आपका बहुत बेहतर होता है। उसके बाद माइनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट शुबा है, रिकोडेक हमारे पास है और बहुत से ज़ेर ज़मीन वसाइल हैं, ख़ास तौर पे गैस और पेट्रोलियम की जो एक्सप्लोरेशन है। अभी मैं 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था हमारे एनर्जी मिनिस्टर की, वो कह रहे थे हमारे यहाँ बड़ा 10, 12, 15 साल से कोई बहुत सीरियस इनिशिएटिव लिया ही नहीं गया इसके ऊपर, एक्सप्लोरेशन के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आपका जो इम्पोर्ट बिल है उस पर बड़ा इम्पैक्ट आएगा इसका। फिर आपके एनर्जी की ज़रूरियात जब आप एक्सपेंड करने जा रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं SIFC के तहत, तो आपको इसकी ज़रूरत होगी कि आपके यहाँ एनर्जी डेफिशिएंसी ना हो और एक ऐसी प्राइस पे हो कि आप जो इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस है, जो मुकाबले की फ़िज़ा होती है जहाँ आपने जाके अपनी प्रोडक्ट्स बेचनी है, तो उसको आपने किस तरह से उसको एड्रेस करना है। IT का सेक्टर, एक्सपोर्ट IT की दुनिया के बहुत से ममालिक हैं, हमारे यहाँ भी इंडिविजुअली लोकल लेवल पे जो बच्चे काम कर रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाउसेस बने हुए हैं वो, और वो तो हो रहा है।
गवर्नमेंट की सतह के ऊपर जो एक एक्सपोर्ट उसकी जो है वो 50 बिलियन 70 बिलियन डॉलर्स तक जा सकती है एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक। इंडिया आपके पड़ोस में सिलिकॉन वैली उन्होंने डेवलप की और बहुत उन्होंने एक्सपोर्ट की, बाकी मुल्क भी इसी तरह से करें, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो गई है जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ ना सिर्फ ये कि यूथ है, स्किल्ड यूथ है IT सेक्टर में भी, बाकी सेक्टर्स में भी, और हमारे यहाँ प्रोडक्शन कास्ट इस हवाले से कम हो जाती है जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, तो उस हवाले से बड़ा ये अट्रैक्टिव है। लेकिन इसमें एक दो तीन चैलेंजेस जो बुनियादी तौर पे हैं, उसमें जैसे टैक्स हॉलीडेज इसमें हम देंगे, टैक्स एग्जेम्पशंस देंगे, रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इसमें होता है, तो लोकल इन्वेस्टर्स का हमने देखा है कि बहुत मिसयूज़ किया उन्होंने, जो उनको इंसेंटिव्स मिले यहाँ पे, उस पर बड़ी कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत होगी। फिर हमारे यहाँ जो इसके सिस्टम के दूसरा चैलेंज है वो हमारा रेड टेपिज्म है, जो इस SIFC के तहत ख़त्म तो कर दिया गया है, यकीनन उस पर बड़ा फोकस भी किया जा रहा है, फॉलो अप मीटिंग्स भी हो रही हैं, चल रहा है, सफ़ीरों को भी आगाह किया गया कि वो करे, लेकिन स्टिल हमारा निज़ाम जो है ना वो बड़ा रस्टी है। चले हम उम्मीद करते हैं SIFC ऑयल लगाती रहे ताकि रवा दवा रहे, इसी तरीके से जो खुशहाली की मंजिल है, खुशहाली के रास्ते हैं। रेड टेपिज्म की बात की आपने राव खालिद साहब। आसमा वदूद साहिबा, आपको क्या लगता है ये जो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज होते थे, जिसको रेड टेपिज्म भी कहा जाता है, उसकी वजह से फाइल्स आगे से आगे जा नहीं पाती थीं, और इस वजह से हम देखते थे कि काफ़ी सारे ऑपरेशंस रुक जाते थे, ताख़ीर का शिकार हो जाते थे। वन विंडो ऑपरेशन अब शुरू किया गया है SIFC की तरफ से, कितना कारआमद देख रही हैं आप इसे? देखिए जी, इस प्रोग्राम ने टेक ऑफ तो बहुत गियर लिया है। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं ना, अभी पिछले ही हफ्ते जैसे सर ने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बताया, पिछले ही हफ्ते एग्रीकल्चर सेक्टर के में तकरीबन 10,000 एकड़ पे मिलिट्री एविएशन की हेल्प के थ्रू वहाँ पे स्प्रे किया गया है टू काउंटर वाइट फ्लाइज इन कॉटन, और बहुत ही क्विक एक्शंस दिए जा रहे हैं, बहुत क्विक इनिशिएटिव्स दिए जा रहे हैं, जिन्हें हम हैंगिंग फ्रूट इन्वेस्टमेंट में कहते हैं ना, कि जो आप जल्दी से रीप कर सकें, जिन्हें आप जल्दी अट्रैक्ट कर सकें, उनको अट्रैक्ट करके जो फ़िलहाल जिस एक सिचुएशन से हमारी इकॉनमी गुजर रही है, उससे निकालने के लिए रेडी मेजर्स किए जा रहे हैं। रेड टेपिज्म जो आपने मेंशन किया वो बिल्कुल हमारी सिस्टम में इनग्रेन्ड है, उसे निकलने में टाइम लगेगा, लेकिन बात यह है कि आप इनिशिएटिव लेके उस तरफ का रास्ता स्टार्ट तो करें। सही बात। वो हमें इस प्रोग्राम में नज़र आ रहा है, उसमें यह है कि जिस तरीके से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जिस तरह से कनेक्ट किया जा रहा है अभी इसी प्रोग्राम के हवाले से, क्योंकि इसका बेसिक फोकस हमारी GCC कंट्रीज़ हैं प्राइमरीली, और इन द वाइडर सेंस द होल वर्ल्ड। तो जिस तरीके से उन्हें कनेक्ट किया जा रहा है, अभी गालिबन अगस्त के लास्ट 2 वीक्स में सऊदी अरेबिया और जो आपकी है फूड इन्वेस्टमेंट बैंक, उसके साथ उसकी डेलीगेशंस आए हैं, यहाँ पे इंटरेक्शंस हुई हैं, एग्रीकल्चर के हवाले से MOU साइन हो रहे हैं, तो एक बहुत पेस्ड अप इनिशिएटिव है, एक बहुत हाइप्ड इनिशिएटिव है, प्रोएक्टिव इनिशिएटिव है, उसकी तरफ जाया जा रहा है। यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि इसमें जो सेक्टर्स इंक्लूड किए गए हैं, जैसे सर ने आपको बताया, हमें कुछ जैसे हमारे बेसिकली इकोनॉमी को स्टीरॉइड्स के इंजेक्शंस चाहिए, उसके लिए हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन भी इंग्रेन करने पड़ेंगे। एक सजेशन के तौर पे मैं ये इट इज़ नॉट ए क्रिटिसिज्म, इट इज़ अ सजेशन कि हम इसमें फ्रीलांस को भी इंग्रेन करें। ऐसी इस वक्त हमारे पास 2 ऐसे हमारे नेबर्स हैं, इंडिया एंड बांग्लादेश, जिन्होंने इस पे फोकस करके अपनी इकोनॉमी की बिल्कुल ही एक काया पलट दी है। आपकी फ्रीलांस लेबर जो पूरी दुनिया में जाती है, उसका 24% इंडिया देता है और 16% बांग्लादेश देता है। इसका मतलब कि हमारे रीजन की लेबर की डिमांड बाहर बहुत है, जहाँ पे आप इससे आपका ब्रेन ड्रेन भी रुकता है, डॉलर्स भी आपके इकोनॉमी में आते हैं, और एक नया सेक्टर फ्लरिश करता है, जो कॉन्टिन्यूसली फ्लरिश करता रहेगा, क्योंकि उसकी मार्केट अब्रॉड है। तो इसको भी अगर क्योंकि हम IT को तो ऑलरेडी इंग्रेन कर रहे हैं, हम इस पे भी फोकस करें और इसको भी इसी इनिशिएटिव के साथ लेके चलें, ताकि हम एक और मार्केट जो कि बहुत फ्लरिशिंग है, जिसमें बहुत पोटेंशियल है और हमारे पास केस स्टडीज़ हैं फॉलो करने के लिए, हम उसे भी साथ टैग अलोंग
कर सकें और उससे बेहतर फ़ायदा उठा सकें। जो हम टारगेट्स लेना चाह रहे हैं, जो कि हम चाह रहे हैं कि हम जिन तरक्की की राहों पे गामज़न हो सके, उसमें जो हमें नेसेसरी फ्यूल चाहिए वो हमें वहाँ से हासिल हो सकता है। तो ये एक सजेशन मेरे जहन में थी जो इसमें इस पूरे उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकती है। बकिया जो एक्टिविटीज़ जैसे जा रही हैं, जिस तरीके से इसका एक आउटलुक आ रहा है, जिस तरह से रिजल्ट्स हमें रेडिली सामने नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से एक डेडिकेशन नज़र आ रही है, कमिटमेंट नज़र आ रही है इकोनॉमी को दोबारा से अपनी टांगों पे खड़ा करने के लिए, दैट इज़ कमेंडेबल एंड दैट इज़ गोइंग ग्रेट। जलाल साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं SIFC के इक़दामात को, ख़ुसूसी तौर पर बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से जो इक़दामात किए जा रहे हैं, जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कितने मौसर साबित होंगे और चैलेंजेस क्या दरपेश आ सकते हैं इस हवाले से? इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि हमारे पास जो है ना बहुत सारे इससे पहले मौके आए को हमने ज़िक्र कर दिए। अब यूँ समझ लें कि मुल्क की हालत को बेहतर करने का ये हमारे पास मेरे ख्याल के मुताबिक आखिरी मौका है और इस हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। ये जो सरमायाकारी सहूलत कौंसिल है, इसके हवाले से जो भी इक़दामात उठाए जा रहे हैं, मैं तो उससे मुतमिन हूँ। अच्छा। लेकिन मैं यहाँ ये भी आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि इसके हवाले से जितने माहिरीन हैं, इसके जो भी सबसे पहले इसका मैकेनिज़्म जो है ना वो बनाना पड़ेगा हमें, कि उसके लिए हमें जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो तैयार करनी पड़ेगी। क्योंकि इससे पहले भी आपको पता है कि पहले भी मुल्क में सरमायाकारी के हवाले से मंसूबे बनते रहे हैं, स्कीमें लॉन्च होती रही हैं, लेकिन होता यह है कि उसका फॉलो अप प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। आपने एक दे दिया है, उसके बाद फॉलो अप नहीं हुआ है, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ है, चेक एंड बैलेंस नहीं हुआ है, और उसकी वजह से वो जो प्रोग्राम है जो देने वाले हैं उन्होंने दे दिया, इखलास के साथ दिया, मुल्क के साथ मोहब्बत के साथ दिया, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अभी मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये एक आर्जी सेटअप है, इस सेटअप के अंदर सलाहियत तो मौजूद है, लेकिन यह है कि इन्होंने ऐसा काम करना है, ऐसे जो है ना प्रोग्राम देना है। अभी जिस तरह राव खालिद साहब फरमा रहे थे कि हम एक ज़री मुल्क हैं, लेकिन मैं अपने गिरदोनवा में देखता हूँ, अपने इलाके में देखता हूँ कि हमारी जितनी ज़री ज़मीनें हैं उसमें कोई हम फसल नहीं उगा रहे हैं, उसको हमने छोड़ दिया, बंजर हो गई हैं, वीरान पड़ी हैं ज़मीनें हमारी। तो इससे अगर हमें फर्ज करें जी, अभी क्राइसिस पिछले दिनों चीनी का क्राइसिस चल रहा था, तो अगर जो है ना खेत आबाद होंगे, उसमें गन्ने कमाद की फसल जो है ना वो लगेगी, तो गन्ने से यकीनी तौर पे चीनी जो है ना उसकी पैदावार में इजाफा होगा। इसी तरह हम अगर इजनास के हवाले से मैं बात करूं तो गंदम जो है और चावल जो है ये हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा जो है ना वो ये इसकी पैदावार हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी हमें लोकल सतह पे भी कोशिश करनी पड़ेगी, और बैरूनी जो सरमायाकार है उनके लिए जो वीज़ा की पॉलिसी का इजरा किया गया है, मैं समझता हूँ उसमें तो एक ये बहुत बड़ी ऑफर रखी गई है बाहर से आने वालों के लिए कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लेटर पे भी उन्हें जो है ना वीज़ा दिया जाएगा, और इसके अलावा उनके को टैक्स की छूट जो है ना, अभी मैं आपको यहाँ ये थोड़ा रेफरेंस देना चाहूँगा कि हमारे इलाके में टैक्स के लिए ना जो सनतकार आते हैं, यहाँ सरमायाकार आते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, कारखाने लगाते हैं, उनके लिए 5 साल की छूट है यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से। लेकिन अलविया यहाँ ये है कि वो लोग आते हैं और संदे लगाते हैं, मिल्स लगाते हैं, लेकिन 5 साल वो प्रॉफिट कमा के उसके बाद जो है इनको वाइंड अप करके फिर चले जाते हैं। तो मुझे खदशा ये है कि इस तरह ना हो जाए कि सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत बाहर से लोग तो आएंगे पाकिस्तान में, वो जब देखेंगे कि हमारे पास जो है ना ये मौके हैं और हम पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट करके पाकिस्तान से हम कमा भी सकते हैं और पाकिस्तान को ज़ाहिर इन चीज़ों में खुद कफील भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें यह है कि इस हवाले से इक़दाम उठाने चाहिए ताकि जो यहाँ सरमायाकार आए उनको कम से कम, मेरे एक अंदाज़ा तो ये है कि उनको 10-15 साल के लिए उनके पास जो है ना वो एक वायदा होना चाहिए उनके साथ। 10-15 साल से पहले वो यहाँ से लीव नहीं कर सकते, यहाँ से नहीं जा सकते। उसमें ये होगा कि हमारे मुल्क को भी फायदा होगा, उनको भी फायदा होगा। अब उनकी जो ताजरात हैं, जो सरमायाकार हैं, उनकी अपनी तरजीहात होती हैं, और जब वो देखते हैं कि हमारी ये तरजीहात, इसमें ये चीज जो है ना हमें दूसरे मुल्क से बेहतर मिल रही है, तो वो फिर उनका वो दूसरे ममालिक की तरफ चला जाता है। जिस तरह मैंने अभी आपको एक हवाला दिया है कि हमारे यहाँ
बेशुमार हमारे इलाके में, यानी इस आज़ाद कश्मीर में बेशुमार ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसी मिलें अभी बंद पड़ी हैं जिससे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, कोई पैदावार नहीं हो रही, और वो खामखा जो है ना वो समझ लें कि जो लोकल आबादी है उसके लिए भी दर्द सर बनी हुई है। बिल्कुल रिवाइवल की जरूरत है। ये बहुत SIFC जो है ये बहुत अच्छा इकदाम है, और यकीनन इसमें खास भी बहुत है, मेहनत भी बहुत है, और इस वक्त तक उनकी जो कोशिशें हैं जो इसके जिम्मेदार हैं, इसमें यकीनी तौर पे वज़ीर आज़म जो है वो चेयरमैन है, इसमें फेडरल मिनिस्टर्स हैं, वज़ीर आला हैं चारों सूबों के, उसके अलावा जो है सीनियर वो भी हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, तो इतने फेडरल मिनिस्टर्स हैं, कम से कम 10-12 जो है ना वो फेडरल मिनिस्टर्स हैं इसमें। तो ये कौंसिल की तश्कील जो है ये तो जबरदस्त इकदाम है, और इसके हवाले से इन लोगों पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इसको मेक श्योर करें कि ताकि ये कौंसिल के तहत जो भी इकदाम उठाए जाएं वो मुल्क के लिए दूरस असरात के जो है ना नताइज के हामिल हों। बिल्कुल ऐसे राव खालिद साहब, अब ज़ाहिर है काउंसिल की तश्कील खुशाइंद है, फिर जिस तरह के इक़दाम लिए गए उससे फ़ौरी तौर पर हमने रिज़ल्ट्स भी देखे, डॉलर गिरा, फिर रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है, लेकिन कितनी परमानेंस है इन तमाम तर मुस्बत इशारियों में, और इसको सस्टेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है इसका, क्योंकि हमारे यहाँ इतने वो ऑक्टोपस टाइप माफियाज़ हैं जिन्होंने जकड़ा हुआ है निज़ाम को, और उनके पंजे से छुड़ाना जो है ना ये बहुत, वो कहते हैं जुए शीर लाने के मुतरादिफ है, तो उनके पंजे से इनको निकालना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको सस्टेन्ड और कंटिन्यूस इसी फोर्स के साथ इसको जारी रखने की ज़रूरत होगी, वरना ये किसी वक्त भी थोड़ा सा कहीं थोड़ा सा ढीले पड़े या कोई ऐसा काम हुआ तो ये फिर से दोबारा से अपने वही काम शुरू कर देंगे। आपका डॉलर अफ़गानिस्तान भी जाना शुरू हो जाएगा, आपका डॉलर गायब होना भी शुरू हो जाएगा, प्राइसेस फिर उसी तरह से होना शुरू हो जाएंगी, बिजली चोरी भी दोबारा ज़ोरों शोरों से शुरू हो जाएगी। तो ये इसको बड़ा यानी सस्टेन और कंटिन्यूस करने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर के हवाले से एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ, उससे रिलेटेड दो बड़े इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं, वो है लाइफ स्टॉक और डेयरी। आपके यहाँ पाकिस्तान वैसे मेरा ख्याल है 5वां बड़ा मुल्क है शायद दूध की प्रोडक्शन में, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेकिन हम वैल्यू एडिशन नहीं करते, चीज़ वगैरह बनाना या बाकी चीज़ें जो उसकी होती हैं वो नहीं करते। तो इसमें सरमायाकारी में वो यकीनन ये पहलू भी मद्देनज़र रखा गया हो किस तरह से करना है। फिर जो आपकी एक्सपोर्ट है जो मीट और बीफ की, दुनिया भर से मिडल ईस्ट में आता है, न्यूजीलैंड भी भेज रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी भेज रहा है, बाकी जगहों से भी आ रहा है, और ये बड़ी डिमांड है। चाइना में बड़ी डिमांड है इसकी बीफ, तो उसके लिए हम बहुत अच्छा हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत कह ले महदूद लेवल सतह पे हो रहा है वो सारा काम, और सरकारी सरपरस्ती उस तरह से उसको हासिल नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसमें अगर सरकारी सरपरस्ती में इसको पुश किया जाए तो ये सिर्फ 10 से 20 मिलियन डॉलर तो आप चाइना के साथ इसकी ट्रेड कर सकते हैं, लाइफ स्टॉक की और अपने मीट और बीफ की। तो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए करना पड़ेगा। लेकिन चैलेंजेस जैसे मैंने पहले भी कहा, जलाल साहब ने भी उस तरफ इशारा किया, टैक्स हॉलीडेज जब होती हैं किसी एरिया में, आप इकोनॉमिक जोन बना के देते हैं तो उसमें फिर इनको भागने नहीं देना। हमारे बाहर वाले तो नहीं करते, लेकिन मकामी जो हमारे सनतकार हैं उन्होंने ये किया है। हमारे पड़ोस में हत्तार है इस्लामाबाद के, अच्छा। वहाँ पे ये हुआ है, और जगह पे इस तरह से हुआ है। फिर टेक्सटाइल सेक्टर में एक दफ़ा इंसेंटिव दिया गया था, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो थी उनको लोन, बैंक लोन स्पेशल रेट्स पे दिए गए थे, उन्होंने बाहर इन्वेस्टमेंट वो लोन लेके बाहर जाके कर दी। इसी तरह से मशीनरी की इम्पोर्ट में ये गड़बड़ करते, ओवर इन्वाइसिंग करके सस्ती मशीनरी मंगवाते हैं, पैसे बाहर ले जाते हैं और आधे पैसे वहाँ रह जाते हैं आधे। तो ये सारे चैलेंजेस बहरहाल इसमें मौजूद होंगे। मेरा ख्याल है जो लोग ये कर रहे हैं और जिन्होंने ये आइडिया सोचा है कि हमने यहाँ से करना है इसको वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने किया होगा कि क्या क्या हर्डल्स हैं और किस तरह से उनको टैकल किया जा सकता है। तो लेट्स सी कि दुआ भी करेंगे और कोशिशें भी जारी हैं यकीनन, तो कि ये कामयाब हो और पाकिस्तान के नहीं लोगों के लिए भी बेहतरी है इसमें। ज़ाहिर रोज़गार के मौके, ऐसे मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट होंगी इससे, अगर ये प्रॉपर अपने आ जाता है स्पीड के ऊपर, सारे इंडस्ट्री के डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। आसमा साहब, आपको क्या लगता है परमानेंस लाने के लिए, सस्टेन करने के लिए और कंसिस्टेंसी लेकर आने के लिए क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे आने वाली हुकूमतों को भी? देखिए जी, जब कोई अपना FDI लेकर आता है ना तो उसकी कुछ उम्मीदें होती हैं इकोनॉमी से। इकोनॉमी उसको जो आपकी होस्ट इन्वेस्टमेंट होस्ट है
वो एक स्किल लेबर प्रोवाइड करेगी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी, एक अच्छे तरीके का आपके लो कॉस्ट प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी, डिजिटलाइजेशन प्रोवाइड करेगी, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी। इन सब चीज़ों पे भी साइमल्टेनियसली काम करना पड़ेगा। अगर आपका जो लेबर है वो स्किल नहीं होगा, अगर उनको आपकी लो कॉस्ट प्रोडक्शन की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगी, उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी जहां वो स्मूथली ऑपरेट कर सकें, एक करप्शन फ्री इन्वायरमेंट नहीं मिलेगी, एक पॉलिटिकल स्टेबलाइज्ड इकोनॉमी नहीं मिलेगी, या एक पीसफुल वर्क इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें कॉम्प्लीमेंट करेंगी इस इनिशिएटिव के सक्सेसफुल एंड सस्टेनेबली सक्सेसफुल होने के लिए। जब हम इन चीज़ों को, इनकी प्री रिक्विजिट को सेटल कर लेंगे तो ये एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन बन जाएगा हमारी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए फॉर अ लॉन्ग रन। फिर एक नेचर बन जाती है होस्ट लैंड की, जहाँ पे लोगों को पता होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सेफ होगी। फ्यू इयर्स वी नीड टू वर्क ऑन इट, देन इट बिकम्स अ गुडविल। पाकिस्तान विल बी नोन एज अ सेफ हेवन फॉर इन्वेस्टमेंट। जब वो हो गया तो वहाँ से फिर हमारे तमाम मसले सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। ये इनिशिएटिव एक सही कदम है दैट डायरेक्शन, मगर इसको सस्टेनेबल करने के लिए, इसको लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए, इससे वो सब कुछ रीप करने के लिए जो हम सब डेस्परेटली इससे उम्मीद कर रहे हैं, ये सब प्री रिक्विजिट फुलफिल करने पड़ेंगे। और हम में पोटेंशियल है ये सब करने का, हम में डेडिकेशन है ये सब करने का। ये जो अभी जिस तरह से इस इनिशिएटिव को लिया गया है ना सीरियसली, इससे ऑब्वियस पता चलता है कि डेडिकेशन है, कमिटमेंट है। बस अपना फोकस और विजन अगर ये सही रखा जाए, इन सब बातों पे काम किया जाए, साथ आपके इनिशिएटिव को ग्रूम किया जाए, इसको स्किल किया जाए, इसको मोर डाइवर्स किया जाए, डिफरेंट सेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व किए जाए, तो इट कैन डू वंडर्स फॉर पाकिस्तान। जलाल साहब शॉर्ट कमेंट कर दीजिएगा, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान सेफ हेवन बन सके, क्या इक़दाम करने होंगे? इसके लिए सबसे पहले तो हमें यह है जी कि हमें जो है ना उसके लिए पॉलिसी जो है ना अपनी वाज़ह करनी पड़ेगी, और पॉलिसी को लॉन्ग चलाने के लिए इक़दाम करने पड़ेंगे, और यही जो है ना उन सरमायाकारों का एतमाद होगा जिसकी वजह से वो हमारे मुल्क में आके सरमायाकारी करेंगे। ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त ब्रेक का स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। माली बहरान से दो चार कौमी एयरलाइन PIA का माहाना खसारा 12 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। अब वजारत ख़जाना ने PIA के कर्ज पर सूद और खसारा बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया है। PIA ने कमर्शियल बैंक से हुकूमती गारंटी पर 260 अरब कर्ज लिया हुआ है। एयरलाइन को FBR को 1 अरब 25 करोड़ रुपए टैक्स देना है, जबकि PIA सिविल एविएशन को माहाना 1 अरब से ज़ायद की अदायगी नहीं कर रहा। अब PIA की माहाना आमदन की बात करें तो वो 22 अरब है, और अखराजात की अगर बात करें तो 34 अरब तक वो पहुंच चुकी है। PIA का मजमूई खसारा 740 अरब रुपए के लगभग है, जिस पर निगरान वज़ीर ख़जाना ने निजकारी डिवीज़न और PIA इंतज़ामिया से निजकारी का प्लान मांग लिया है। PIA के माली बहरान की वजह से मुतादिद परवाज़ें मनसूख भी की जा रही हैं, मुतादिद ताख़ीर का शिकार हैं, जबकि हुकूमत ने एयरलाइन की निजकारी का फ़ैसला किया है। इस पर निगरान वज़ीर आज़म ने PIA की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत की है। नुकसानात में चलने वाले इन इदारों में तकरीबन 4.5 लाख लोग बेरोज़गार हैं, रोज़गार से मुंसलिक हैं, जिन्हें तनख्वाहें और मराद देने के बायस ये इदारे सालाना 458 अरब रुपए का नुकसान कर रहे हैं, जो कौमी ख़जाने पर एक बड़ा बोझ है। जबकि इन्हें चलाने के लिए वफाकी हुकूमत सब्सिडीज़ और बैंक के कर्ज़ों के लिए मुसलसल गारंटियाँ फराहम कर रही है। अब नुकसान में चलने वाले हुकूमती इदारों में सिर्फ PIA ही नहीं बल्कि वापदा, रेलवे और स्टील मिल्स भी सर फहरिस्त हैं। तो क्या गैर मुनाफा बख्श इदारों की निजकारी से मुआशी बहाली के इम्कानात रोशन होंगे? यही सवाल अपने तजियाकारों के सामने रखते हैं। राव खालिद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि प्राइवेटाइजेशन का फ़ैसला अगर कर लिया जाता है, इस पर अमल होता है, क्या ये सही फ़ैसला होगा? मेरा ख्याल है बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हमारे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जितनी भी, उसमें शाज़ो नाज़री को होगी जिसको हम कह सकें कि हाँ जी ये अच्छी प्रॉफिटेबल चल रही है। ज़्यादातर स्टील मिल ले लें, PIA ले लें, और हमारे रेलवे ले लें। यानी इतना बड़ा बोझ है, ये इतना बड़ा सुराख है हमारी जेब में
कि हम जो कमाते हैं वो सुराग से निकल जाता है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा साहिब कदम है। आप देखिए ओवरऑल इसकी आज से नहीं है, ये प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस पाकिस्तान में कुछ 40 साल पहले तकरीबन इसकी दाग बेल डाली गई थी। तो अभी तक PIA को बार बार आया उस लिस्ट पे, उसके कंसल्टेंट्स मुकर्रर हुए, उसके एसेट्स के अलहदा से किए गए, रूजवेल्ट होटल जैसे है हमारा न्यूयॉर्क में। तो इस तरह से बार बार होता रहा, लेकिन फिर किसी न किसी वजह से ये रुक जाता था, कोई मसला आ जाता था या कोई ऐसे लोग थे जो शायद नहीं चाहते थे कि इसका हो। उसमें बुनियादी जो मुझे वजह समझ आती है वो ये कि इसके साथ जो आपने जो फिगर दिया कितने लोग 4-4.5 लोग अटैच हैं, तो वो जो इंटरनेशनल जितनी भी हम एयरलाइंस देखते हैं उससे तकरीबन 4 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब हम 4 गुना ज़्यादा खर्च करके एक एयरलाइन चला रहे हैं, तो उसका वही नतीजा निकलना है जो अब है। कोविड ने तो अच्छी एयरलाइंस का बेड़ा गर्क कर दिया, हम तो पहले से ये घाटे में चल रही थी और बहुत शदीद खसारे में जा रही थी। इसको बहुत दफ़ा ये कह के कि जी अब ये ठीक हो जाएगी, अब इसको इतने पैसे दे दे तो ये चल पड़ेगी, इस तरह करे तो चल पड़ेगी, उस तरह करे तो चल पड़ेगी, अब ड्राई लीज पे ले लेंगे तो तैयार है तो चल जाएगी। लेकिन ये नहीं हुआ क्योंकि इसको चलाने की नेकनियती से कभी कोशिश की ही नहीं गई। अच्छा। जबकि एक दफ़ा ये एक टाइम पे ये प्राइड थी मुल्क का दुनिया भर में, और दुनिया भर में लोगों को हमने एमिरेट्स की जब 30 ईयर्स हुए थे 2015 में, तो उनके साथ मुझे इत्तेफाक को इंटरेक्शन करने का, मैं दुबई भी गया, उनके साथ बात हुई। पाकिस्तानी पायलट्स, पहला पायलट पाकिस्तान था जिसने फ्लाइट ऑपरेट की थी और उनको पूरी ट्रेनिंग PIA वालों ने की, पूरी एयरलाइन PIA ने बनाई। इस दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन वो बन चुकी है। तो हम क्यों नहीं वो काम कर सकते जो हम दूसरों को सिखाते हैं वो कर लेते हैं, हम खुद उसको नहीं चला सकते। तो हमें बुनियादी तौर पे इसका मेरा ख्याल है कि जितनी हम ताख़ीर करेंगे हम अपने ऊपर उतना ज़्यादा बोझ इसका डालते चले जाएंगे। यकीनन रेजिस्टेंस होगी, यूनियंस भी होंगी, प्रोटेस्ट भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन ये अल्टीमेटली उनके भी फ़ायदे में है और पाकिस्तान के भी फ़ायदे में है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर सूरत हाल ऐसी हो जाती है कि आप सैलरीज भी ना दे सकेंगे तो जो मुलाजमीन है वो जो बड़ा शोर मचाते हैं वो फिर क्या करेंगे? फिर भी तो उनको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा ये सारा सदमा। तो अभी अच्छे तरीके से गोल्डन शेक हैंड होता है नॉर्मली, उसके ज़रिए करके उन मुलाजमीन को अच्छे बेनिफिट्स दे के निकाला जाता है, या जो वट अगली एडमिनिस्ट्रेशन आके उनको रख ले, कंटिन्यू कराए, और अच्छे तरीके से अगर मैनेज होती है तो एयरलाइंस तो महीनों में अपना लॉस रिकवर कर लेती है। और हमारे पास जो रूट्स है PIA के वो सबसे बेहतरीन रूट्स है, दुनिया भर के बेहतरीन रूट्स PIA के पास है, और इसकी रिकवरी जो है अगर एफिशिएंटली इसको चलाया जाए 6 महीने साल में ये सारे अपने घाटे पूरे करके प्रॉफिट में जा सकती है। लेकिन उसके लिए नेक नियति की ज़रूरत है, और मेरा ख्याल है कि अगर नेक नियति होती तो पहले ही चल चुकी होती, इसलिए इसकी प्राइवेटाइजेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जी ठीक है। आसमा साहिबा, आपको क्या लगता है PIA इस हाल को पहुंची कैसे? माजी में हमने देखा कि रिस्ट्रक्चरिंग की कोशिश की गई मगर नाकाम हो गई, उसकी क्या वजह थी? देखिए जी, हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के अपने एक स्ट्रक्चर है। हमने अपने कॉर्पोरेट सेक्टर जो स्टेट ओन कॉर्पोरेट स्टेट ओन एंटरप्राइजेस है उसमें एक कल्चर रेजिस्टेंस का बनाया हुआ है। Change is the only reality in the business world, in the enterprise world. आपको चेंज होना पड़ता है सिचुएशन के साथ, हालात के साथ। हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में एक सर्टन रेजिस्टेंस होती है टुवर्ड्स चेंज, और एक सर्टन रेड टेपिज्म एंड करप्शन। ये तमाम ये फार्मूला मिलके वो विनिंग फार्मूला बनता है जो कि PIA जैसी गोल्डन स्टार्स को क्या कहते हैं क्रम्बल कर देता है। लेकिन जहाँ तक बात है कि प्राइवेटाइजेशन इसका सलूशन है, मेरे ख्याल में ये हम वही पुरानी मेडिसिन जो हम बार इस्तेमाल करने की कोशिश करते रहे हैं ना अपने इकोनॉमिक मसलों को या अपनी एंटरप्राइजेस को जो स्ट्रगलिंग हो जाती हैं, जो कि कामयाब नहीं हुई, जो मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई, उसी से दोबारा से इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन किसी मामले का हल नहीं है। अच्छा। इन्हीं मसाइल के साथ अगर एज ए प्राइवेट एंटरप्राइज इसको आप लेके आगे चलेंगे ना, तब भी इट इज डेस्टिन्ड टू फेल। और जो प्राइवेट एंटरप्राइज का ग्रेवयार्ड होता है ना, उसकी बोझ भी आपकी स्टेट उठाती है। आप इसको प्राइवेटाइज भी कर दें, मसाइल की निशानदेही करें जरा। PIA के मसाइल हैं क्या जिसकी वजह से ये मसला हुआ है और अब ये रिवाइव भी नहीं हो सकता? PIA के मसाइल उसकी आप मुझसे जी, आपसे ही पूछ रही। जी,
इसमें मैंने आपको कहा ना कि एक इंटरप्राइज का कल्चर है, कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस, कल्चर ऑफ करप्शन, कल्चर ऑफ हिरार्की, मल्टी लेयर हिरार्की, अननेसेसरी क्या कहते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आपकी एक ऐसी एक मुकम्मल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आपको चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने के लिए। और वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, देखिए हम अपना अगर फार्मूला नहीं ले सकते ना, तो हम बहुत आइडियलाइज करते हैं चाइना को, चाइना की तरक्की को, चाइना की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। चाइना में छोटी से छोटी इंटरप्राइज से लेकर बड़ी से बड़ी इंटरप्राइज को स्ट्रक्चरली रिफॉर्म किया गया है, तब वो वहाँ पहुँचा है जहाँ पे वो इस वक्त है, जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। तो हम उसकी लेके कम से कम कॉपी पेस्ट तो कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कह रही थी ना कि प्राइवेटाइजेशन अगर आप इसकी करते हैं ना, तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर प्राइवेटाइज होके भी अपनी यील्ड पूरी नहीं डिलीवर कर सकती, उसका बोझ भी इवेंचुअली स्टेट पे आएगा। अच्छा। तो स्टेट हैज इट्स अ चॉइस बिटवीन फायर एंड द फायर पैन। तो आप क्यों नहीं रिफॉर्मेशन की तरफ जाते, क्यों नहीं एक डेडिकेशन रिफॉर्म्स करते, ताकि वो स्टेट इंटरप्राइज जो कि आपको डिलीवर करती रही है वो दोबारा से अपना फुल पोटेंशियल अटेन कर सके। एक हम अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, जैसे हम बहुत मेंशन करते हैं कि स्टील मिल जो है वो प्रॉफिट नहीं देता। स्टील मिल वाज नेवर डिजाइन टू गिव प्रॉफिट। उसका कभी फोकस प्रॉफिट था ही नहीं। उसका फोकस था, उसका विजन था, गोल था कि वो इंजीनियरिंग सेक्टर को सब्सिडाइज स्टील दे सके, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को सब्सिडाइज स्टील दे सके। उसको तो हमने जानबूझ के किल किया है फॉर पॉलिटिकल गेन्स, फॉर वट एवर रीजन। मगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसका टारगेट जो नहीं रखा, उस पर उसे एवेल्युएट करना शुरू कर दिया। इसी तरह से PIA को भी हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम इसे अपना विनिंग शाइनिंग स्टार दोबारा बनाएं। हम इसे प्राइवेट सेक्टर के हाथ देकर अपने हाथ बांध नहीं सकते। हमें इवेंचुअली, अगर खुदा ना खास्ता अगर प्राइवेट सेक्टर में भी ये यील्ड ना कर सका, ये ग्रो ना कर सका, तो ये इतनी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है कि गवर्नमेंट विल हैव टू बेयर द बर्डन। तो हमें इसकी रिफॉर्मेशन की तरफ जाना चाहिए, इसमें रिफॉर्म्स करने चाहिए। इसके बारे में इस तरह से इसे एक चैलेंज के तौर पे टेकअप करना चाहिए कि हमारा एसेट जो हमें डिलीवर करता रहा है वो हमें दोबारा डिलीवर करना शुरू कर दें। आसमा साहिबा, कता कलामी की माजरत, क्या हम रिफॉर्म करना अफोर्ड कर सकते हैं? जिस तरह के ह्यूज कर्जे चढ़े हुए हैं PIA पर, हमारा कौमी ख़जाना तो नहीं हमें इजाज़त दे रहा है इस बात की। हमारी तो महंगाई, बड़ी ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी हमें नज़र आ रहा है जिस तरह की चल रही है। आपको लगता है हम अफोर्ड कर सकते हैं रेफॉर्मेशन फाइनेंशियली? जी, देखें, जो प्राइवेटाइजेशन होती है ना, उसमें आपने जैसे कहा कि हमारा ख़जाना खाली है। इस वक्त PIA अगर हम प्राइवेटाइज करते हैं, इट विल डेफिनेटली बी एन इंटरनेशनल बायर। ठीक है, वो बायर इन्वेस्टमेंट लेके आ जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपके इकोनॉमी में इंजेक्ट हो जाएगी। सही, ठीक हो गया। 2 साल 4 साल बाद जब ये इंटरप्राइज प्रॉफिट कमाने लगेगी, तो एक प्रॉफिट ड्रेन होगा आपके मुल्क से बाहर। आप सोचिए कि उस वक्त इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट होगा जब हम हार्डली अपनी क्या कहते हैं, एक रिसेशन प्रोसेस में होंगे, रिकवरी प्रोसेस में होंगे। सही बात। तो ये मैंने कहा ना, इट इज़ अ चॉइस बिटवीन फायर एंड द फायर पैन। इस वक्त हमारी इकोनॉमी बेशक स्ट्रेन्ड है, हम उसे ये स्टीरॉइड का इंजेक्शन लगा भी दें, 2 साल बाद व्हाट विल वी डू? उस वक्त क्या सिचुएशन होगी, या 4 साल बाद व्हाट विल बी द सिचुएशन? उस वक्त हमारी इकोनॉमी से जब ये प्रॉफिट ड्रेन शुरू होगा और ये कॉन्टिन्यूस रहेगा एज लॉन्ग एज द ऑर्गेनाइजेशन इज हियर, तो उसमें फिर वो जो एक गेन लॉस एनालिसिस है ना, वो भी बहुत ट्रिकी है। वी कैन हैव, अभी हम अपना नवाला अदा कर सकते हैं, इस वक्त इस सिचुएशन को हम इस तरह से हैंडल कर सकते हैं, बट वंस यू हैव अनदर एंटिटी, अनदर बिजनेस ऑन बोर्ड, और फिर वो बिजनेस का मतलब ये है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का फोकस प्रॉफिट है, वो आपकी इकोनॉमी को नहीं देखेगा, वो आपकी सिचुएशन को नहीं देखेगा, वो अपने प्रॉफिट को देखेगा। डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त ब्रेक का, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। वैसे तो कई फैक्टर्स हैं, गुज़िश्ता हुकूमतों की कई फ्लॉट पॉलिसीज़ हैं, सियासी फ़ैसले हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचाया है, मगर एक बड़ा अहम मामला है जिसको मुआशी माहिरीन मुल्क की मईशत के लिए नुकसानदेह करार दे रहे हैं, और वो है अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड। माहिरीन के मुताबिक अफ़गानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान में ब्लैक इकॉनमी की बुनियादी वजूहात में से एक है। पाकिस्तान अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के मुल्क की मईशत पर गहरे और मनफी असरात मुरतब होते हैं। इस हवाले से जो तशवीशनाक बात सामने आई है वो ये है कि अफ़गान हुकाम पाकिस्तानी कस्टम से ट्रांजिट ट्रेड की अशिया की कीमतों पर गलत बयानी करते हैं। फिर अफ़गान हुकाम की गलत बयानी से अशिया की रिपोर्ट शुदा और हकीकी कदर में नुमाया फ़र्क आता है। बाद में ट्रांजिट ट्रेड की यही अशिया पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से वापस आ जाती हैं। अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड से पाकिस्तान के छोटी और दरमियानी दर्जे की सनतें भी मुतासिर होती हैं, और माहिरीन ये कहते हैं कि अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड को भी आलमी क़वानीन के मुताबिक करना वक्त की अहम ज़रूरत है। सवाल यही रखेंगे कि क्या अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किलात का बायस बन रही है। राव खालिद साहब, जो फॉल्ट लाइन्स हैं इस ट्रांजिट ट्रेड में, एक तो उनकी निशानदेही कर दें, फिर इनको दूर कैसे किया जा सकता है? देखिए, फॉल्ट लाइन्स बहुत पुरानी हैं। सबसे बड़ा स्कैंडल 2010 में आया था, जो आईएसएफ के लिए, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स थी, उसके लिए आते थे जी। कंटेनर्स उनका आया था। कुछ 32,400 के करीब कंटेनर्स जो है वो उनकी कुछ ट्रैकिंग नहीं मिल रही थी। 28,000 के बारे में तो कस्टम्स ने भी रिपोर्ट दी कि इनका कोई हमें पता नहीं है कि ये कहाँ गए हैं, इन्होंने बॉर्डर कभी क्रॉस नहीं किया, कराची से चले हैं और अफ़गानिस्तान में नहीं पहुँचे। उसके दो, एक तो जो आपने पॉइंट आउट किया ट्रेड के हवाले से, जो इंडस्ट्री के हवाले से जो ऐसी चीज़ें उसमें आती हैं, टीवी हो गए और इक्विपमेंट हो गया, कपड़ा हो गया, और बाकी चॉकलेट और इस किस्म की चीज़ें हो गई। लेकिन उसमें सबसे डेंजरस जो 2010 वाला स्कैंडल था, उसमें आईएसएफ के लिए असला भी आता था। उसके कंटेनर्स जो गायब हुआ है वो सबसे डेंजरस है। आपके कह ले कि यहाँ पे असले की फरावानी पाकिस्तान में करने में उसका बहुत बड़ा हाथ रहा उस चीज़ का। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्शन लिया, सब ने लिया। अल्टीमेटली एक टिपिकल जो होता है वो कस्टम फॉरवर्डिंग एजेंट्स और वो जो होते हैं लोग, उनके पीछे पड़ गए सारे। जबकि 2006 में आईएसएफ की जितनी ट्रांजैक्शंस थे, जितने कंटेनर थे, उन पे कस्टम क्लियरेंस का उन्होंने ख़त्म कर दिया था। वो सिर्फ उस पर स्टिकर लगता था कंटेनर पे और वो चला जाता था। तो ये अभी भी प्रॉब्लम ये कंटिन्यू कर रही है, और इस पर हालांकि बहुत अच्छे इकदाम लिए गए। एनएलसी ने उस पर वॉच कर रहा है, उसके ऊपर आपके स्कैनर्स लगे हुए हैं बॉर्डर्स के ऊपर, असेसमेंट के हवाले से भी चीज़ें हैं। लेकिन मसला ये है कि जब ये जाते हैं तो वापस फिर कैसे आ जाती है। एक चली गई प्रोडक्ट, क्रॉस हो गई, कम उसके हमें ऑक्ट्राई मिला, ज़्यादा मिला, वो चली गई। वो जब वापस आती है तो उसको, जबकि हमारे बॉर्डर फेंस भी हो चुकी है, पहले तो वैसे स्मगलिंग हो जाती थी, वहाँ से लोग गधों पे लाद के ले आते थे, ऊँटों पे लाद के ले आते थे। अब ये कैसे आ जाती हैं चीज़ें, ये बुनियादी तौर पे मसला है। हमारे बॉर्डर जो मैनेजमेंट के लिए जो लोग मौजूद हैं वहाँ पे, उनके हवाले से एक तो देखने की ज़रूरत है। दूसरा कस्टम्स हुकाम ख़ास तौर पे जो हमारे हैं, वो उन्होंने कम, चलो वापस आ रही है तो इतनी ड्यूटी तो उस पर हो कि लोकल मार्केट में जब आए तो लोकल प्रोड्यूस जो प्रोडक्ट है उसको ख़राब ना करे। सिगरेट्स में सबसे बड़ा है, बेतहाशा यहाँ पे आती है। कमेंट शॉर्ट रखिएगा। आसमा साहिबा, ये कस्टम परफॉर्मेंस की आप ज़रा अगर हम बात करें, कितना बड़ा सवालिया निशान है इस पर भी। पे कस्टम्स एक्ट जो है 1970 का बना हुआ है, कोई उसमें लेजिस्लेशन नहीं हुई, कोई अपडेट नहीं हुई। यहाँ पर आपको क्या लगता है कितनी जिम्मेदारी ऐड होती है? जी, सर ने बिल्कुल सही कहा कि जब ये कम से कम उस कीमत पे अगर वापस आ रही है तो उतनी ड्यूटी के साथ उस कीमत पे तो आए कि लोकल इंडस्ट्री को ना हट कर सके। ये जो पूरा एक तरीके से हमारी कस्टम्स का जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर जो लूप होल है उसको बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई कर रही है। उसमें किस जगह सेक्शन पे किस तरह फोकस करना चाहिए, हमारे अपने सिस्टम में जो फ्लॉज है उसको भी हमें रेक्टिफाई करना चाहिए। लेकिन हम सेल्फ रिफ्लेक्ट तो करेंगे, वो तो हम ऑब्वियसली करेंगे, लेकिन ये एक ऐसा एग्रीमेंट था, ATTA एक ऐसा एग्रीमेंट है दैट हैड द पोटेंशियल कि वो इस पूरे रीजन को ट्रांसफॉर्म कर सकता था। इसने आगे जाके चाइना के साथ CPEC के साथ इंटीग्रेट करके एक मुख्तलिफ किस्म की शेप ओरिएंट करनी थी। हमने 2012 में इसे ऑलरेडी ताजिकिस्तान के साथ कनेक्ट करके एक इम्पैक्ट दिया है। यहाँ ये इंडिया के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। तो इस एग्रीमेंट का
इस एग्रीमेंट का पोटेंशियल इमेंस था, इमेंस है अभी भी। लेकिन अगर ये कमिटमेंट दोनों तरफ से आए ना, पाकिस्तान ने हर लिहाज से अकोमोडेट करने की कोशिश की है अपने नेबर को इन देयर हार्ड टाइम्स। सही बात। उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, उन्हें वो ज़रूरी हेल्प देने के लिए जो उस वक्त उन्हें नीडेड थी। हमने रिबेट्स दिए, हमने ड्यूटी फ्री पैथ दिया, हर चीज़ हमने अपने एक क्या कहते हैं अपनी कैपेसिटी में हमारे पास जो है पूरी कोशिश करते हैं अकोमोडेट करने की। जाहिर है ये टू वे सिचुएशन होनी चाहिए और दूसरी तरफ से इंटीग्रेटेड एफर्ट दोनों तरफ से अगर आएगा ना, भी होना चाहिए। वक्त कम है, 1 मिनट रह गया। जलाल साहब आखिरी कमेंट प्लीज कर दीजिए, अपनी राय दे दीजिए। डेडिकेटेड एफर्ट दें इस एग्रीमेंट को आगे ले जाने के लिए, ताकि ये अपना पोटेंशियल इस्तेमाल यूज कर सके। नहीं तो अगर ये हम आसमा साहिबा कता कलामी की माजरत, जलाल साहब से मैं जरा सवाल करना चाह रही हूँ, आखिरी मिनट रह गया। जी जलाल साहब। क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है ये भी 2,500 किलोमीटर के जो है ना वो उसमें मुहित है, तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि मुख्तलिफ जो है ना हमारा ये जैसे तुर्खम बॉर्डर है और उसके बाद चमन है, तो ये अंगूर अड्डा है, तो इसमें हमारी जो है ना मेरी राय ये है कि इसमें बॉर्डर मैनेजमेंट अथॉरिटी का क्याम जो है ना ये जरूरी है, जिसमें तमाम के लोग जो है ना वो ऑन पेज हों और उसके बाद जो है ना एक वन विंडो के ये सारा सिस्टम हो, जिसमें स्मगलिंग 300 रुपए की हो रही है, 300 अरब रुपए की हो रही है, वो स्मगलिंग को रोकना जरूरी है। उसके अलावा जो हमारी निचली ये जो हमारे छोटे ताजिर हैं उनके जो नुकसानात हो रहे हैं, वहाँ से चीजें ब्लैक हो गई। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।